कठुआ जिले में आतंकी हमले के बाद 5 जवानों की शहादत के बाद 44 जवानों की शहादत जम्मू संभाग में पिछले 3 सालों में हुई है। यानी जम्मू रीजन में हमने 44 जवान आतंकी मुठभेड़ों में खोए हैं। और यह सिलसिला शुरू हुआ 11 अक्टूबर 2021 को, जब आतंकियों और हमारी सेना के दरमियान 10 दिनों तक चमरेड़ और भाटादूणिया के जंगलों में एक एनकाउंटर शुरू हुआ सुरनकोट और मेंढर में। और उसके फौरन बाद हमने रक्षा विशेषज्ञों के इंटरव्यू किए। उन्होंने कहा साफ तौर पर यह महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और उसके खुफिया तंत्र और साथ में आतंकी मिलकर जम्मू संभाग को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद उनका यह कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब किया जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है। अगर हम जम्मू संभाग को डिस्टर्ब करते हैं तो जम्मू संभाग को डिस्टर्ब करने का मतलब यह हो गया कि आप जितनी भी कैजुअलिटी यहां पर करेंगे वो कैजुअलिटी देश भर में एक बड़ी खबर बनेगी। उसके बाद अगर हम अब 43 जवानों की शहादत की बात करें, सबसे पहले 5 जवानों की शहादत हुई 11 अक्टूबर 2021 को चमरेड़ के जंगलों में। उसके बाद भाटादूणिया में 4 और जवानों की शहादत हुई 16 अक्टूबर 2021 को। इसमें खास बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स थे और उसके बाद भी आतंकियों का कोई अता पता नहीं। उसके बाद नौशेरा सेक्टर राजौरी में 30 अक्टूबर 2021 को 2 और जवानों की शहादत हुई। उसके बाद 5 जवान शहीद हुए और 2 आतंकी मारे गए जब उन्होंने परगाल दरहाल राजौरी में आतंकी हमला किया 11 अगस्त 2022 को। उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो अप्रैल 20 2023 5 फौज के जवान शहीद होते हैं भाटादूणिया मेंढर पुंछ में। और उसके ठीक 14 दिन के बाद 5 पैरा कमांडो की शहादत होती है। और उस एक मेजर जो है एक आईडी ब्लास्ट जो आतंकी कंडी राजौरी में करते हैं उसमें 5 पैरा कमांडो की शहादत होती है और एक जेसीओ एक मेजर माफ कीजिएगा इसमें जख्मी होता है। 22 नवंबर 2023 5 आर्मी के जवान 2 इसमें कैप्टन उनकी शहादत होती है जब वो 2 विदेशी आतंकवादियों को बाजीमाल धर्मशाल एरिया जो कालाकोट राजौरी का है वहां पर उनके साथ मुठभेड़ होती है। उसमें ये दोनों आतंकी मारे जाते हैं। लेकिन इस एनकाउंटर में हमने 5 जवान खोए जिसमें 2 कैप्टन रैंक के ऑफिसर भी थे। उसके बाद डेरा की गली सुरनकोट पुंछ में 21 दिसंबर 2023 का वो वाकया आपके जहनों में होगा जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए, 2 जवान हमारे डेरा की गली में जख्मी हुए 21 दिसंबर 2023 को। उसके बाद एक विलेज डिफेंस गार्ड का जवान बसंतगढ़ उधमपुर में 28 अप्रैल 2024 को शहीद हुआ। उसके बाद एक इंडियन एयरफोर्स का हमारा जवान 4 मई 2024 को सुरनकोट पुंछ में शहीद हुआ। और उसके बाद हीरानगर कठुआ में एक सीआरपीएफ के जवान की शहादत 11 जून 2024 को हुई। और उसके बाद मछेड़ी बिलावर का ये जो बिल्कुल लेटेस्ट वाकया है जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई है। और उसके बाद खबर यह भी आ रही है कि डोडा के इलाके में आर्मी ने कहीं पर आतंकियों को एंगेज किया। खबर यह भी आ रही है कि मछेड़ी के जंगलों में जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी कामयाबी मिलने की संभावना है। और उसके अलावा खबर यह भी है कि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ये वो 3 जिले हैं जिन 3 जिलों में आतंकियों ने पैर पसारने की कोशिश आज से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हैं। और जानकार सूत्र ये बताते हैं कि आतंकियों के स्लीपर सेल अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं और इन स्लीपर सेलों की मदद से ही आतंकी ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। इन स्लीपर सेलों की पहचान करना, इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं उनको ढूंढ निकालना फौज और पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। और जैसा कि अलग अलग जांच एजेंसियां बताती हैं कि ये आतंकी हो या उनके समर्थक हो, ये सिग्नल, टेलीग्राम और जो बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं जिन मोबाइल एप्लीकेशंस को के ऊपर जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, ये उन तमाम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये अपना आतंक का जो नेटवर्क है उसे इसी तरीके से चलाते रहें। वहीं पर कुछ रिपोर्टें
आई जिन रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि ये आतंकी जो यहां आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए इनको हथियार पहुंचता है और अलग से लोग इनके मददगार हैं जो इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन जो आदमी इनको एलओसी क्रॉस करवा रहा है, जो एलओसी से आगे लेकर जा रहा है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। उसके चलते इन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ये भी अब ये तो बात है कि इन आतंकियों ने जो नुकसान हमारी फौज का किया है, इसके साथ में आप जोड़े 9 वो मासूम शहरी, 9 वो मासूम श्रद्धालु जो रियासी आए थे, जो शिवखोड़ी में दर्शन के लिए आए थे, उनको जोड़ दीजिए 9 को उसके साथ में। उसके अलावा आप घाटी में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया उनको जोड़िए, घाटी में जो आम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं आतंकी उनको जोड़ दीजिए। अब घाटी का अगर सिलसिला हम छोड़ दें कि घाटी में वाटर टाइट है सारी चीजें, बड़ा मुश्किल है आतंकियों के लिए ऑपरेट करना, लेकिन यहां जम्मू संभाग में आतंकियों को कामयाबी कैसे मिल रही है, यह गंभीर चिंता का विषय है। इसको लेकर डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि आतंकियों के जो मददगार थे वो सारे के सारे अंदर हैं, वो डबल एजेंट जो उधर भी खेलते हैं और इधर भी खेलते हैं, चूंकि उन सबको अंदर पहुंचा दिया गया है, तो अब आतंकी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह के रास्ते इन लोगों ने ले लिए हैं जिन रास्तों पर ये कामयाबी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। मगर जब भी इंफॉर्मेशन फौज को, पुलिस को मिलती है, फौरन इन्हें ढूंढ निकाला जाता है और घेर कर इन्हें ढेर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात यह है कि जो नुकसान हमारा पिछले 3 सालों में हुआ है, 44 जवान शहीद हुए हैं और 44 जवानों की शहादत को सामने रखते हुए आतंकी कितने ढेर किए गए हैं। 2 एक रजौरी पुंछ में, कठुआ में 2 आतंकी मारे गए, 3 आतंकी डोडा में मारे गए, उसके अलावा 1-2 ऑपरेशन में और 4-5 आतंकी, तो 7 से 8 या 10 का फिगर है। तो जम्मू संभाग में ये जो ये आतंकवाद जो आया है, ये अचानक आया, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसमें मंशा क्या है। आप रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो वो ये कहते हैं मकसद बिल्कुल साफ है कि ये वो इलाका जिस इलाके ने कभी आतंकवादियों की या आतंकवाद की मदद नहीं की, रजौरी पुंछ की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं, उस इलाके में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि आतंकियों के मददगार पैदा हो। अब जाहिर सी बात है, आज अगर आतंकी इन इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकल सपोर्ट इनको जरूर मिल रहा है। और वो लोकल सपोर्ट कौन है, वो इनकी मदद कैसे कर रहे हैं और इतने लंबे लंबे समय तक ये इन इलाकों में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये किसी भी जगह फौज पर हमला, घात लगाकर हमला करते हैं, फौज को रिटेलिएट करने में इतना समय क्यों लग रहा है। और अगर ये हमले रजौरी और पुंछ में आइसोलेटेड जगहों पर और फौज के एक ट्रक के ऊपर या फौज की एक गाड़ी के ऊपर हुए, तो प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जा रहे पूरे जम्मू संभाग में। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरे जम्मू संभाग में लागू है। ऐसा तो नहीं डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट जो है वो जम्मू संभाग से हटाया गया है, कहीं से भी नहीं हटाया गया है। तो सबक क्यों नहीं पढ़ा जा रहा। यानी सबक तो साफ तौर पर यह है कि जहां पर भी ये आइसोलेटेड गाड़ी देख रहे हैं तो कोई तो इनको इन्फॉर्म कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन का नेटवर्क तो है जो कामयाबी से इनको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और उस इंफॉर्मेशन का इनको फायदा हो रहा है। उसके बाद ये जहां पर भी घात लगाकर फौज पर हमला कर रहे हैं वहां पर फौज का नुकसान हो रहा है। पीछे ये ट्रेंड भी देखने को मिला कि आतंकियों ने सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि आतंकवादियों ने उस हमले की वीडियो फुटेज तक बनाई और उस वीडियो फुटेज को उसके बाद टेलीग्राम और अन्य चैनलों के जरिए आम जनता तक भी पहुंचाया, ट्विटर तक भी पहुंचाया। और पिछले दिनों ट्विटर पर एक और ट्रेंड बड़ा हैरान करने वाला देखने को मिला कि ट्विटर के ऊपर आतंकी बुरहान वानी को लेकर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही थी। तो मुझे हैरानगी हुई कि आखिरकार ये ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चलाने वाले लोग कौन हैं। ट्विटर के ऊपर ये, उसके बाद आपने एक ऑपरेशन जो अनंतनाग में हुआ, जो ऑपरेशन घाटी में हुआ, जिस ऑपरेशन में 6 आतंकवादी मारे गए, अगर आपने देखा होगा वो फुटेज जो फौज ले रही थी या वो जो ड्रोन फौज उड़ा रही थी, उस ड्रोन का वीडियो ट्विटर पर मौजूद था और वो एक ऐसे ट्विटर हैंडल पर शेयर किया जा रहा था जिस ट्विटर हैंडल को देखकर समझा जा सकता है कि इस ट्विटर हैंडल को या तो पाकिस्तान से कोई ऑपरेट कर रहा है या आतंकियों का कोई मददगार इसको ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप एनकाउंटर साइट पर हैं, वहां पर भी आपको सचेत रहना है कि दाएं बाएं कौन लोग खड़े हैं और कौन वीडियो फुटेज कहां पहुंचा रहा है। नंबर 2 कि अगर रजौरी और पुंछ में आतंकी हमले हुए
और उन आतंकी हमलों में आइसोलेटेड जगहों पर हमले किए गए, फौज को निशाना बनाया गया, तो उसके बावजूद सबक क्यों नहीं पढ़ा गया? और क्यों इस इलाके में, कठुआ के इलाके में फौज की मूवमेंट के वक्त में एक ही गाड़ी क्यों थी? हालांकि ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जब फौज कहीं मूवमेंट कर रही है और आप जानते हैं कि आतंकवादियों का नंबर बढ़ा है और उस नंबर के बढ़ने के कारण खुद ही कहा जा रहा है कि लगभग 50 के करीब करीब जो है विदेशी आतंकवादी आए हुए हैं, और अगर 50 के करीब करीब विदेशी आतंकवादी हैं, आइसोलेटेड जगहों पर हमला करने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो फिर प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो ग्राउंड नेटवर्क एक वक्त में पुलिस के पास था, जो ग्राउंड नेटवर्क एक वक्त आर्मी के पास था, क्या वो बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या कोई जरूरत नहीं है कि आपका सोर्स जो है वो जमीन पर हो और आपको इंफॉर्मेशन दे? और जो लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, उस इंफॉर्मेशन पर क्या फौरन कार्रवाई होती है या आप थोड़ा वक्त देते हैं उसके बाद कार्रवाई करते हैं? ये सारी वो चीजें, इन पर गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। और ये तब तक मामला बात बनेगी नहीं जब तक पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पूरे इलाके में ऑपरेशंस नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस, और उन कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में आम लोगों को की भी पूरी मदद ली जानी चाहिए। और आम जनता को भी एक बात समझनी होगी कि आज के जमाने में, जिस जमाने में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कतन माना नहीं जा सकता कि आपके सामने से आतंकी गुजरा और आपके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मोबाइल टावर नहीं था, आप 100 पर फोन करके ये नहीं कह सकते थे कि यहां से जनाब हमने आतंकियों की मूवमेंट देखी है। और उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, एसरटेन करना कि वेरिफिकेशन सही है, ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, ये पुलिस और आर्मी का काम है, उसके उनके मापदंड है, वो उससे करते हैं। मगर आम जनता की आम आदमी के लिए ये जरूरी है कि वो फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के आंख, कान और नाक बने। कहीं कुछ सूंघते हैं तो फौज को बता दें, पुलिस को बता दें, कहीं कुछ देखते हैं फौज और पुलिस को उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन दें। और ये बात समझें कि इन आतंकियों को आज नहीं तो कल फौज न्यूट्रलाइज करेगी, पुलिस न्यूट्रलाइज करेगी, लेकिन बात तब बनेगी जब ये न्यूट्रलाइज हो और उसमें आम नागरिकों का, आम जनता का की मदद शामिल हाल हो। आम जनता जब मदद करेगी, इन ऑपरेशंस को करने में आसानी होगी और इन आतंकियों को जल्द से जल्द धर दबोचा जा सकता है, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर आम आदमी इन ऑपरेशंस के वक्त में इन आतंकियों को देखता भी है और उसके बाद आंखें मूंद लेता है, आंखें बंद करता है, तो यकीन मानिए कि आप आतंकियों की मदद कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, रियासी के मामले में एक आदमी जिसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने 6000 रुपया लिया और आतंकियों को बताया कि कहां से श्रद्धालुओं की बस आ रही है। अब यह सोचिए कि 6000 रुपए के लिए 9 कीमती जाने गई हैं। एक छोटे से 10,000 के अमाउंट के लिए आप न जाने कितनी और जानों के जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद जब कल आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या कल आपके खिलाफ कोई मामला बनेगा, तो उस मामले के बनने के बाद चारों तरफ शोरगुल होगा कि जनाब आपने एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई क्यों की, आपने यूएपीए के तहत कार्रवाई क्यों की, आपने पीएसए क्यों लगाया। फिर ये सारा शोरगुल सुनने को मिलता है। अगर आतंक, और ये बात भी समझिए कि आतंकवादी जिस एजेंसी ने यहां भेजे हैं, उन्हें साफ तौर पर उनका मकसद बताया गया है। उनके आप दोस्त नहीं हैं, उनके आप हमदर्द नहीं हैं, ना उनको आपसे कोई दोस्ती है, आपसे कोई हमदर्दी है। आप उनके लिए सिर्फ उनका मकसद पूरा करने वाला एक एलिमेंट है कि उन्हें आपका इस्तेमाल करना है, उसके बाद छोड़ देना है। और जब वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देंगे और कल पुलिस और आर्मी के अब हाथ लग जाएंगे, उसके बाद फिर तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल ये कहना शुरू करेंगे कि जनाब आपने आतंकियों को तो नहीं पकड़ पाते, आपने एक मासूम आदमी को गिरफ्तार किया। अब आप सोचिए, जो आदमी आतंकियों को रास्ता बताता है, जिसके कारण 5 जवानों की शहादत होती है, जिसके कारण 9 यात्रियों की शहादत होती है, मान लीजिए इसके कारण किसी मासूम आदमी की जान जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके खिलाफ मामला बनेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? और यह बात समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर दहशतगर्दों का मकसद आपकी मदद करना या आपके वो हमदर्द होते या उनको आपसे कोई हमदर्दी होती, तो फिर उनके जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं इन इलाकों में, वो सिर्फ आपके दुश्मन बनकर ऑपरेट कर रहे हैं और वो हैं भी आपके दुश्मन। तो आपको इस बात को समझना है कि फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आतंकियों को, जैसे मैंने आपको कहा, उनको न्यूट्रलाइज तो करेंगे ही करेंगे, मगर जरूरत आपकी और मेरी है कि हम आंख, नाक और कान बने और फौज को वक्तन फवक्तन इन्फॉर्म करते रहें ताकि प्रिसाइज ऑपरेशंस हो, आतंकी मारे जाएं और जम्मू कश्मीर में अमन और चैन
मुकम्मल तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर में स्टेबलाइज हो। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो, तो जाहिर सी बात है चुनाव तभी संभव हो पाएंगे जब जम्मू कश्मीर का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। अगर इसी तरीके से आतंकी दंदनाते फिरेंगे और आम लोग आतंकियों के मददगार बनेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराना संभव नहीं होगा। और लंबा समय लगेगा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने में, और लंबा समय लगेगा जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार बनाने में। इसलिए जरूरत है कि हम ये समझें कि 44 जवानों की शहादत हुई है। इन 44 जवानों की शहादत के बाद जहां पुलिस, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन और ज्यादा बढ़िया करने की जरूरत है, वहीं पर आम लोगों को फौज का आंख, नाक और कान बनना जरूरी है।